नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों क्या कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थों कहते हैं लुब्रिकेंट, कहते हैं जिसे आप हिंदी में कहते हैं स्नेहक। विकल्प नंबर लगा दीजिए, सी नंबर। हो गया, आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से आपको बताना है कौन भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। भारत के महत्वपूर्ण इस्पात इस्पात केंद्र बताना है। भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला। तो आप कहेंगे सर ये तो तीनों हैं, है ना, ये तो तीनों हैं। तो हमने कहा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही आपके क्या हैं, ये आपके भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर भी है, बोकारो, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके इस्पात उत्पादन करते हैं, इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर लगाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ दोस्तों भारत के 5 राज्य हैं जो सीमाएं साझा करते हैं, उनमें से आपके कौन कौन से, एक बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है और सिक्किम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार है, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो दिया गया ऑप्शन ना, वो आपका नहीं करेगा, इसलिए आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बोल प्रश्न पूछ लेता है कि नेपाल के साथ कितने राज्य हैं, तो 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको जवाब देना है। 1927 में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको बताना है कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर 4 नंबर का बताया जा रहा है, मंदिर प्रवेश आंदोलन। मंदिर प्रवेश आंदोलन बिल्कुल सही बात है, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मंदिरों में अनुमति नहीं थी उस समय, बहुत भेदभाव हुआ करता था, इसी वजह से आंदोलन की शुरुआत किया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन जिसे हम कहते हैं। आगे पूछा गया है, आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्योहार का संबंध जो है किस राज्य से है। आपने सुना होगा सोलुंग जो त्योहार है ये आदिवासियों का त्योहार है, आदिवासी जो जनजाति है ना उसके द्वारा मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ना 5 नंबर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर होगा, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष ये सितंबर महीने में प्रारंभ होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, चौसा तथा कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था। देखिए, चौसा और कन्नौज की जब हम युद्ध की बात करेंगे तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। हमने कहा चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में हुआ था, बहुत ही बार पूछा गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। कन्नौज का युद्ध ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया, इसलिए ये प्रश्न को तो बिल्कुल याद ही रखिएगा। कन्नौज की युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। और कन्नौज के युद्ध को आप जानते होंगे, इसे हम बिलग्राम के युद्ध के नाम जानते हैं। बिलग्राम के युद्ध पूछेगा या कन्नौज के युद्ध पूछे, बात एक ही है। ये आपका हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था, ये भी आपको याद रखिएगा यहाँ पे। हाँ, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या किया था, पराजित किया था। 6 नंबर का जवाब डी नंबर होगा, बहुत बार प्रश्न आया है ये। बिलग्राम का युद्ध है ना, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये सेम है, एक ही है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम भी लेट हो गए है ना, आज हमने भी क्लास आपकी लेट ही स्टार्ट किया है ना। चलिए कोई बात नहीं, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। ईटानगर देखिए बताया जा रहा है, ईटानगर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपको बताना है, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कल आय का माप क्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, याद रखिएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी विकल्प लगाइए यहां पर, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां पर अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है। यहां पर आपको बताना है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसने दी थी। देखिए, राष्ट्रपिता की जब हम उपाधि की बात करेंगे तो ये दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। यहां पर आपसे पूछा गया है, जूडो की उत्पत्ति जू जित्सु की प्राचीन कला से हुई है, किस प्राचीन कला से हुई है। ये जो प्राचीन कला है उसका नाम है जापानी।
जूडो जापानी जानते ही होंगे, नाम सुना होगा, है ना। और ये एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है, याद रखिए। बिल्कुल सही जवाब है जापानी होगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृता नृत्य किया जाता है। ये राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में है। बताइए कौन से राज्य का है ये वृता नृत्य किया जाता है ना। जो वृता नृत्य किया जाता है ये आपको बताना है कौन से राज्य का है। ये आपका है पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही जवाब है पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, है ना, महिलाओं द्वारा देवता से उन्हें बच्चों का आशीर्वाद देने और चिकन पॉक्स जैसी संक्रामक बीमारियों से उबरने में मदद करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो नृत्य है यहाँ कहाँ पर होता है, ये पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को राज्य में वेबर या दैया के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन से राज्य में जानते हैं वेबर या दैया, है ना। 11 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा। यह आपका है कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, याद रखिएगा मोहन यादव है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। सबसे लंबी साझा करता है, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 4096.7 किलोमीटर। ये कई बार तो यही पूछ लिया गया कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। बिल्कुल सही आंसर आपका है। सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य को सशक्त बनाना है। ये जो है पीएम स्वनिधि योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका है, ये पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स, पथ विक्रेताओं, देखिए ये इस योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी पर काम काज करने वाले जो गरीब मजदूर है ना, उनको 50,000 रुपए तक की धनराशि का ऋण प्रदान किया जाता है। क्योंकि इसमें मान लीजिए अगर कोई फुटपाथ पे कोई वैसी दुकान है, मान लो कोई दुकान ही नहीं रोड पे लगा रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए की स्कीम दी गई है कि भैया 50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, डैश डैश लिखा हुआ है, फूल का मादा जनन अंग कौन सा है। फूल का मादा जनन कौन सा होता है, यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। मादा फूल का जनन अंग क्या होगा, स्त्री केसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। स्त्री केसर आपका होता है, आपका ये फूल का मादा जनन अंग है। अगर हम कहें नर जनन अंग कौन सा है तो पुंकेसर कहते हैं। नर जनन अंग है पुंकेसर के रूप में जाना जाता है, और मादा जनन अंग स्त्री केसर। दोनों याद रखिएगा। और नर और मादा मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, है ना, युग्मनज। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध थे, वह क्या प्रसिद्ध थे, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का। वो दोस्तों 1992 में फिल्म निर्माता और निर्देशक के लिए भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। इसलिए आपको फिल्म प्रोड्यूसर और यहाँ पर डायरेक्टर दोनों, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। है ना। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 15 नंबर का ए नंबर आ गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किसे संदर्भित करता है ना, किसे संदर्भित करता है आपको बताना है। और यहाँ पर आंसर आ चुका है, 16 नंबर का ए नंबर होगा, टीएच विनायक राम। टीएच विनायक राम यहाँ पे क्या है, हाँ, घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको जवाब देना क्या होगा, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक है चार्ल्स डिकेंस, है ना, चार्ल्स डिकेंस है ना, चार्ल्स डिकेंस आपको यहाँ पे लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 18 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। मतलब बाघ भी पाए जाते हैं, शेर भी पाए जाते हैं। बाघ और शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे ये सर अपना ही देश है ना। दुनिया का मात्र एक इकलौता देश है भारत, जहां पर बाघ और शेर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। हाँ, बाघ और शेर दोनों है, अपना ही देश है भारत। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 19 नंबर आपको यहाँ पर बताना है, हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है।
कौन सा कथन सत्य है लिखा हुआ? यह एससीओ का 21वां शिखर सम्मेलन था जिसकी मेजबानी भारत ने किया है। चल, और यह दूसरा लिखा हुआ है, इस सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन भी किया है। अब 19 नंबर में बताइए आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ये 21वां नहीं था, ये 23वां था। ये 21वां सम्मेलन नहीं था, 23वां था, इसलिए पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, है ना? बिल्कुल सही है, वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया, बिल्कुल बात सही है ना? इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो आपका 23वां था, इसलिए विकल्प आपको मजबूरी है 2 और 3 बार लगाना पड़ेगा, केवल 2 और 3। बहुत लोग डी मार रहे थे, 23वां था, 21वां नहीं था, इसलिए गलत है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। यह मकर संक्रांति के समय ही राज्य के विभिन्न शहरों में क्या मनाया जाता है? पोंगल मकर संक्रांति बताइए 20 नंबर। ये आपका है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है महाबोधि मंदिर परिसर के जीवन से किसका संबंध है? देखिए, महाबोधि मंदिर परिसर का जो संबंध है ये भगवान बुद्ध के जीवन से है। याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर जो है बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है ना? इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है ना? याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है 21 नंबर का सी, भगवान बुद्ध। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भोजन पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? भूरे रंग में बदल जाती है, आपको बताना है। हाँ, यहां पर आपको आंसर बताइए क्या होगा? 22 नंबर का जवाब देना है। ये दोस्तों कैरामेलीकरण, कैरामेलीकरण प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर पूरे रंग में बदल जाती है, जिसका उपयोग सुनहरे गहरे भूरे रंग की शर्करा का उत्पादन करने के लिए बड़े पैमानों पर किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? कैरामेलीकरण। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी? उनका नाम क्या था? और उनका नाम था आपका इलियाना सिस्टा सिटारिस्टी, है ना? सितारिस्टी, इलियाना सितारिस्टी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना? ये भारतीय मूल की थी, आपकी विदेशी मूल की पहली, है ना? विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी, है ना? बिल्कुल सही आंसर है। ये वर्तमान में भुवनेश्वर में रहती है, इटली की थी ये, है ना? लेकिन अब तो यहाँ पर बोला गया है पद्मश्री मिला था 2006 में, बिल्कुल सही है, विदेशी मूल की पहली नर्तकी। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आगे बढ़ते, पूछा गया प्रश्न, ये विदेशी मूल की पहली भारतीय थी आपकी, है ना? विदेशी मूल की पहली भारतीय, भारतीय मूल के तो विदेशी बहुत सुने होंगे, लेकिन विदेशी मूल की भारतीय ये है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? दक्षिण भारत की अगर हम जनजाति की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? 24 नंबर बताना है। देखिए, यहाँ पर जो बडागा, टोडा, इरुला, कोरम, वर्डी, ये सब तो हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो डांगी जनजाति है ना, गुजरात के डांग क्षेत्र में पाई जाती है। ये डांगी जनजाति जो है गुजरात के डांग क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, बाकी सब सही थे। अगला प्रश्न बताइए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? चंपारण कृषि कानून जो पारित किया गया था 1918 को, 4 मार्च 1918, याद रखिएगा, 4 मार्च 1918। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा 1917 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था ना, इसी खेती के लिए, नील की जबरन खेती होती थी किसानों की भूमि पर, तो उसके बाद 1918 में। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताना है, वर्ष 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है ना? तो डॉक्टर सुमन केवेरी हैं आपके, है ना? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर बताइए,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा की त्यागना को उल्लेख करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? ये आपका 51 का तो ए है, सभी को पता है। उसमें भी कुछ पार्ट है, ए बी सी डी करके है ना, तो आई वाला है। आई वाला है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ठीक है ना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मतलब मौलिक कर्तव्य है, और हिंसा से दूर रहना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आई लगा दीजिए। 51 का ए आई, ये बहुत क्लोज प्रश्न है, क्योंकि 51 तो सभी को पता रहता है कि मौलिक कर्तव्य 11 है, 51 ए में रखा गया है। लेकिन ये जो डी और ए जी आई है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, आई वाला है। प्रश्न पूछा गया ये भी आपका कई बार। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 28 नंबर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? है ना, विजयनगर भेजा गया था, आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे 28 नंबर का आंसर क्या होगा। हाँ, अब्दुल रज्जाक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, अब्दुल रज्जाक। ये भी प्रश्न आपका आया है ना। ये प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था? तो उसमें देव राय द्वितीय थे ना। हाँ सही तो है, तो यहाँ अब्दुल रज्जाक था आपका, अब्दुल रज्जाक। उस समय क्या था ना, संगम वंश के शासक थे भैया देवराय द्वितीय, उन्हीं के शासन काल में आए थे। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अब्दुल रज्जाक हैं किसके शासन काल में आए थे, है ना, तो वो आंसर आपका होता है देवराय द्वितीय। अब यहाँ पर यही पूछ लिया है कि एक राजदूत थे भैया किसके, मतलब जिसे विजयनगर भेजा गया था, तो ये आपके अब्दुल रज्जाक। तो दो तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में आए? संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासन काल में आए। ये प्रश्न आया भी है। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर आपको बताना है, डेड डैश और डेड डैश के ऑक्साइड, है ना, वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। 29 नंबर बताइए क्या होगा। याद रखिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, इसी को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। विकल्प जाएगा आपका सल्फर नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, जनजातीय गौरव दिवस की जयंती पर मनाया जाता है, ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। और जवाब आ चुका है, जनजातीय गौरव दिवस जो है ना, बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका होगा, ये मुंडा जनजाति से संबंधित है आपके, है ना, इसलिए यहाँ पर बिरसा मुंडा नाम याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था, आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर 31 नंबर का बताया जा रहा है, अप्रैल 2017। अप्रैल 2017 में हुआ था, और कहा गया था कि भैया 2022 तक दोगुना कर दिया जाएगा आपकी आय, है ना। तो फिलहाल दोगुना तो नहीं हुआ, है ना, लेकिन गठन आपका जरूर हुआ था 2017 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर की बात करेंगे, सबसे कम की बात करेंगे, श्रावस्ती लगा दीजिए, विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे जिले कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप कहते हैं सर लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल आपका 7680 वर्ग किलोमीटर आपका है। और अगर हम आपसे कहें कि बताइए सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा शहर है, तो हापुड़। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 33 नंबर। 33 नंबर देखिए, आपसे पूछा गया निम्नलिखित वस्तु को सुमेलित करिए, आपको आंसर देना है। एक तरफ पीतल का सामान है, माचिस है, खेल का सामान है, लकड़ी पर नक्काशी है, पीतल का सामान मुरादाबाद, यानी ए नंबर का तीसरा। ए नंबर का तीसरा संयोग से एक ही विकल्प में दे रखा था, इसलिए बाकी ऑप्शन मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर आप गेस कर लेंगे और विकल्प नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए बोला गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर बिरहा है, चैती है, ढोला है, ये तीन तो है ना, और भी हैं, कजरी भी है ना, बहुत सारे, सोहर भी है, आला भी है, ये तो बहुत सारे हैं, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिरहा चैती ढोला वाला आपका लगा देना है। हाँ बिल्कुल सही है, खेल वाला मेरठ, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बढ़ेंगे, ये वाला हो गया ना प्रश्न, कौन सा हुआ अभी, 34 नंबर हो गया है। अच्छा 35 नंबर बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का देखिए लोक नृत्य पूछा गया, चरकुला तो आपको नामे देख के लग गया होगा, ये तो पक्का उत्तर प्रदेश का ही है ना।
चरकुला है, कर्मा है, पांडव नृत्य, ये सब है आपके, है ना। पांडव नृत्य इसमें वर्तमान में अगर देखेंगे तो आपको उत्तराखंड में है, लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब तो पहले उत्तराखंड यूपी में ही था, क्योंकि यही एक ऑप्शन थोड़ा लग रहा है, नहीं तो फिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाँ, उत्तराखंड का भी है, मान लो दोनों में उत्तराखंड का भी है और यूपी का, तो बट गए ना, तो दोनों जगह मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 36 नंबर आपके सामने, आपको जवाब देना है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और उनका नाम है, हरियाणा की रहने वाली हैं, 17 वर्षीय पहलवान है, उनका नाम है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल यानी अंतिम पंघल, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अंडर 20 समझ रहे हैं ना, 20 साल से कम। अंडर 20 का मतलब होता है 20 साल से जो एज कम होती है वो होती है। 17 वर्ष की पहलवान है अंतिम पंघल, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत को अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की पहली महिला कुश्ती में, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के लिए स्वर्ण पदक ऐतिहासिक है। हाँ पहली बार मिला ना, इसलिए ऐतिहासिक, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? अब 11 और जोड़ दिए गए, अब टोटल कितनी हो गई? 75 हो गए। कितने? 75। जितने यूपी में जिले हैं उतने ही आपके कौन है? रामसर स्थल है। जितने जिले उतने रामसर स्थल भारत में, मतलब, है ना, भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? है ना, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं यहाँ पर आपको बताना है ना। यहाँ पर आपके अध्यक्ष कौन बने हैं, यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर 38 नंबर का जवाब आ गया, ऋतुराज अवस्थी, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से देखिए एक दूसरा टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, एक टेस्ट तो कंप्लीट आपको हो चुका है, 38 प्रश्न थे, अब यहाँ से दूसरा टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया है, इसको भी तेजी से करते हैं। और यहाँ पर कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे अपडेटेड प्रश्नों को यहाँ पर लाया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहला नंबर आपको बताना है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाली अलंकारी, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? ये जो मिली है आपका, यहाँ पर होगा केरल का, वैसे भी कथकली है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, आंसर आप आराम से लगा सकते थे, है ना। बिल्कुल कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है ना। तो इस तरीके से इसमें आंसर में कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? ये किसने किया है आपको यहाँ पर बताना है, और ये किया गया है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के वन विभाग ने, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? ये कब मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। पूर्णिमा कह रहे हैं, कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को, है ना। कार्तिक महीने की पूर्णिमा, कार्तिक माह, कार्तिक माह। अब हिंदी में बहुत सारे नाम है, कार्तिक माघ, हमें तो याद ही नहीं है, आषाढ़, है ना। तो कुछ ऐसे ही होते हैं, बट हमें हिंदी वाले, हमको नहीं पता है कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ आप तो होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 हैं। श्वेत प्रकाश में आपके 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, MS गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की, वह किसके उस्ताद थे? वो उस्ताद किसके थे भैया, बता दीजिए। यहां पर बताना है किसके उस्ताद थे। आप कहेंगे ये तो वायलिन के थे, 5 नंबर का बी बिल्कुल सही है, वायलिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, उस्ताद थे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ये वाला प्रश्न बहुत बार आया है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। दूसरा कब लड़ा गया? 1192 में। 1192 में क्या हुआ? उल्टा हो जाता है दोनों में। देखिए तराइन के जो प्रथम युद्ध होता है उसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच होता है, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तो उस युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी की
मतलब जीत जाते हैं। तो ये प्रश्न दोनों में अंतर है। पहले युद्ध में जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान और दूसरे युद्ध में जीतते हैं मोहम्मद गौरी, और दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सच है। 1191 और 1192। आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके उस मंदिर को लूट लिया था? सोने का मंदिर था, सोमनाथ मंदिर लूट लिया था, किसने लूटा था? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर डी। आतंक मचा दिया था उस समय, 17 बार आक्रमण किए थे, बताओ भारत पे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपका है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो आपके केंद्र शासित नए प्रदेश बने हैं। इसमें भारत में 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए, 9 नंबर बताइए। देखिए 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? और 9 नंबर का बता रहे हैं जाइलम, बहुत बार आया है, एक जटिल स्थायी पादप ऊतक जाइलम है। और अगला प्रश्न आपको यहां पर बताना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? राज्य के महाधिवक्ता की जो बात करता है वो अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है? 10 नंबर आपको कमेंट करना है। 10 नंबर का जवाब आ चुका है, 165 165 विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति कह रहे भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो आंसर लगा दीजिएगा यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति 15वीं नंबर की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए थे। 1896 में पहली बार ग्रीस की राजधानी एथेंस में आपके हुए थे, एथेंस में आपके हुए थे, है ना, एथेंस में आपके हुए थे। लेकिन अब आपको ये बताना कि भारत ने कब भाग लिया था। भारत ने भाग लिया था 4 साल बाद, मतलब 1900 में 1900 में भाग लिया था, है ना, 1900 में, बिल्कुल सही है। और भारत ने 1920 के ओलंपिक में पहला आपका दल भी भेजा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, बी नंबर था। चलिए आगे बताइए, क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आसान प्रश्न है, इंग्लैंड मार दीजिए, है ना, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, महासागर की औसत लवणता कितने भाग प्रति 1000 ग्राम है? ये 35, हाँ ना, 35 है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? ये होती है, ह्यूमस जो है मिट्टी का एक कार्बनिक घटक होता है ना, ऊपरी मृदा में, है ना, ऊपरी मृदा। ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, है ना, ऊपरी मृदा होगा आपका। ह्यूमस जो है ऊपरी मिट्टी की परत में पाए जाते हैं। कूड़ा कचरा और ह्यूमस जो होते हैं ना, ये ऊपरी मिट्टी की परत में। अगला प्रश्न यहां पर आपको बताना है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ये आपका था चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कस्बा था, जहां पे 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना होती है ना, 5 फरवरी, हाँ, 1922 को एक हिंसक घटना हुई और इसमें जो है पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है ना, तो कई पुलिसकर्मी मर जाते हैं। इसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भैया वापस ले लिया था, है ना, तो चौरी चौरा घटना याद रखिएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, जलियांवाला बाग तो 1919 में हुआ था, जनरल ओ डायर ने हत्या मतलब किया था, है ना। काकोरी ट्रेन डकैती तो 1925 की है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? संस्मरण, है ना, ये आपका है, कौन सा है भैया बताइए, यहाँ पर 17 नंबर क्या होगा? ये आपका द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू का एक संस्मरण है, ठीक है ना, संजय बारू का। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? और यहां पर आपको बताना है, ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, बहुत बार कराया है, बताइए आंसर क्या होगा?
कौन सी जनजाति जो है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार संबंधित है? 18 नंबर का होगा यहाँ पर भील जनजाति। विकल्प नंबर भील कहाँ लिखा हुआ है? ये तो भील ही लिख दिया है। भील भील होता है, भीली थोड़ा होता है ना? चलो सही कर लीजिएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता था और ये उनका 24वां ग्रैंड स्लैम था, और इसी के साथ वो पहले स्थान पर आ गए और राफेल नडाल जो स्पेन के थे उनका रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, और नोवाक जोकोविच जो है पहले नंबर पे आ गए। विकल्प नंबर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ये किया फ्रांस की यात्रा पे गए तो फ्रांसीसी ये सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का, तो फ्रांस ऑप्शन नंबर लगा दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 21 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा? कंप्यूटर से प्रश्न आपका है, लिखा हुआ है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे हैं। तो कंप्यूटर के बारे में तो भैया सभी बातें तुमने सही लिखी हैं, सब सही है, सब सही है, उपयोग सभी लगा दीजिए, सब कुछ सही बोला गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 22 नंबर बताना क्या होगा? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? केरल है, केरल वैसे भी हर चीजों में आगे है ना? ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, शिक्षा के मामले में, है ना, साक्षरता के मामले में आगे रहता है। आगे बढ़िए, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये, है ना? ये आपकी दी गई थी 1925 में, ये घटना जो है काकोरी कांड संबंधित थी ना, तो यहाँ पर आपकी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दिया गया, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दिया गया था, अब इसका नाम अयोध्या हो गया है, और रोशन लाल को नैनी यानी प्रयागराज में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ पर दी गई थी, तो वो आपकी दी गई थी गोंडा में। बाकी यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल को पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी लगाना है, गोरखपुर। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 24 नंबर का जवाब क्या होगा? और 24 नंबर का जवाब यहाँ पे आ चुका है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, इसको शॉर्टकट बोलते हैं बीडीएल, है ना? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ है जा दिन जन्म भयो डैश डैश का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये लोकोक्ति का संबंध किस ऐतिहासिक विभूति से है? 25 नंबर बताना है, तो ये आपका आला से, आला, आला ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा कथन इनमें से आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, चलो ठीक है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक, है ना, उत्पादक आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश है। अब दूध के मामले में शायद अपडेट हुआ है, राजस्थान आ गया है ना, लेकिन आप प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर मान के चलेंगे, पहले यही था आपका, है ना, तो आंसर आपको यही लगाना होगा। अगर ऐसा प्रश्न अगर आता है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, चावल के मामले में तो है नहीं, एक सेकेंड, चावल के मामले में तो आपका कौन सा है? ये तो आपका है नहीं, वेस्ट बंगाल है ना, ये तो है नहीं, है ना, चावल थोड़ा है यूपी में, यूपी का पूछा है ना, यूपी में। और दूध में भी अगर हम मान लेते हैं कि दूध में भी मान लेते हैं कि चलो अब तो राजस्थान हो गया है ना, तो फिर केवल ये पहला वाला लगाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अब दुग्ध उत्पादन में राजस्थान प्रथम नंबर पे आ गया है, अपडेट हो गया है, तो आप भी अपडेट हो जाइए, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो आप एग्जाम में आयोग से भी कह सकते हैं, आयोग कह रहे हैं, मतलब कह सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं कि भैया अब तो राजस्थान हो गया है। अब करंट का देखिए, तो राजस्थान पहले नंबर पे दुग्ध उत्पादक में, है ना, इसका 15.05% है, 15.05% आपका है राजस्थान पहले नंबर पे दूध के मामले में। उत्तर प्रदेश 14.93 है, थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए यूपी दूसरे नंबर पे, इसलिए पहले लगाइएगा।
कंफर्म है, राजस्थान पहले नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। अब दूध के मामले में यूपी का स्थान छिन गया है, राजस्थान के हाथों में चला गया है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर बताइए। है ना, बिल्कुल। अब जैसे अपडेट होगा वैसे आप आंसर दीजिएगा, करंट का माना जाता है ना, जो वर्तमान में चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर बताइए क्या होगा। लेकिन ये पुराना प्रश्न है, उसमें आंसर कुछ और होगा, लेकिन अब अपडेटेड वाला लगा के आइएगा, जो इस समय करंट में। ऑप्शन था इसलिए हमने लगा दिया, ऑप्शन ना होता तो एक अलग बात है। चलिए 27 नंबर बताइए क्या होगा। यहाँ पर मेरठ क्या पूछा गया इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन वाले आपसे पूछे गए। अच्छा, अधिवेशन है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, हो सकता है थोड़ा सा देखने में आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, है ना, समझ सकते हैं। चलो थोड़ा वो जूम कर दे रहे हैं, अब बताइए। अधिवेशन है आपके मेरठ में 1946 है आपका। कानपुर, कानपुर 1925। लखनऊ 1916। आरसी मजूमदार ने रजिस्टर किया था, कई बार पूछा जाता है ये, 1916। बनारस वाला है आपका 1905। ऑप्शन मैच हो गया, सी नंबर 3412। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहां पर आपको बताना है, आंसर क्या होगा, है ना। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, स्थान दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पर 28 नंबर का जवाब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 28 नंबर वाला आपको बताना है ना। 28 नंबर बताइए क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये तो आपका है, ये भी है। ये जो बलदेव छठ का जो मेला है ना, ये पूर्वांचल ना होके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा में आयोजित किया जाता है, इसलिए यही वाला आपका क्या है, सुमेलित आपका नहीं था, बाकी सब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी क्या हो, कौन है। अब ये प्रश्न हमने अभी बता दिया कि सर्बिया के थे ना आपके नोवाक जोकोविच, इन्होंने स्पेन के राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 24वां ग्रैंड स्लैम था। तो बार बार प्रश्न वही आ रहा है कि सर्वाधिक बताओ कौन जीते हैं, कौन सा नंबर का जीते हैं, नोवाक जोकोविच है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर बोला गया इनमें से 30 नंबर प्रश्न है, अभी तो कराया था, फिर से आ गया, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अभी कराया नहीं था, फ्रांस का था ये, अभी जस्ट कराया था, फ्रांस का था। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है। योजना तो शुरू कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री इससे चले गए, और जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम था शिवराज सिंह चौहान। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है मध्य प्रदेश के, अब कौन है, मोहन यादव हैं। शुरू किया था उन्हीं के द्वारा, है ना, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। चलो 32 नंबर बताइए। 32 नंबर बताना है, यहाँ पर क्या बोला गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन से विकल्प सही है। अब तो सब्सिडी वगैरह तो मिलती नहीं है ना। तो चलिए 32 नंबर बताइए क्या होगा, 32 नंबर क्या होगा। 32 नंबर का जवाब यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर, देश की सरकार से उद्यम या उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है। अब कितनी है, अनुसूचियों की बात करेंगे, 12 है। अब कितनी है, 12, पहले 8 थी, अब तो 12 हो गई है ना। वैसे भाई 22 भाग है, अगणना की दृष्टि से 25 भाग है, तो 22 भाग है। अगर ऑप्शन में 22 भाग वाला ऑप्शन ना दे तो 25 वाला दिया हो ना, तो 25 वाला भाग मार दीजिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि संविधान में भाग तो हमने 22 से पढ़े हैं, 25 कैसे, गणना की दृष्टि से 25 होते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा ऑप्शन आया है, इसलिए हमने बता दिया आपको कि 22 भाग का ऑप्शन ना दे के 25 वाला देगा, तो 25 वाला लगा दीजिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत जानते थे, है ना, संयुक्त प्रांत जानते थे, याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर 35 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। कैलाश मेला आयोजित किया जाता है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जवाब हो गया है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, 35 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं 35 नंबर का जवाब आ गया। 35 नंबर बोलो बी मार रहे हैं, बोलो ए मार रहे हैं, सही बताओ इसका है क्या। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है।
आगरा बिल्कुल सही है, आगरा बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगरा में ताजमहल भी है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश शालीमार बाग का निर्माण किया, कहाँ पर किया था? तो ये किए थे भैया कश्मीर में किए थे, है ना। श्रीनगर में है ना आपका ये मूल उद्यान, कश्मीर लगा दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये 1897 में हुई थी, 1897, है ना, बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद ने कह रहे हैं इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 21 डिग्री ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है? ठंड से मुक्त दिन, ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है, ये कौन सा है भैया? 38 नंबर, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल होती, कपास, है ना, सही है, कपास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 21 डिग्री ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 38 नंबर का बी। चलिए, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और इस तरीके से 2 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर।